सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर लिटरेरी थ्योरी सीरीज। आज की जो हमारी नंबर 2 लिटरेरी थ्योरी है उसका नाम है फॉर्मलिज्म। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड न्यू क्रिटिसिज्म, जहां पे हम लोग पहले देख चुके हैं कि ओल्ड क्रिटिसिज्म से हम लोग न्यू क्रिटिसिज्म में कैसे आए, न्यू क्रिटिसिज्म क्या है। बहुत ही ब्यूटीफुली हम लोग ने उसको समझा है एंड उसके सारे मेजर क्वेश्चंस हम लोग ने देख लिए हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर नंबर 2 थ्योरी जिसका नाम है फॉर्मलिज्म। अब आपका न्यू क्रिटिसिज्म एंड फॉर्मलिज्म बहुत हद तक सेम है। जो डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। न्यू क्रिटिसिज्म को हम लोग ने देखा एंड उसमें हम लोग ने जाना कि आपका न्यू क्रिटिसिज्म 1930s या फिर 1940s में आता है, ठीक है। एंड ये कहाँ पे आता है? हमारे अमेरिका में, हमारी जर्मनी में, यूएसए, मेजरली यूएसए के राइटर्स थे हमारे न्यू क्रिटिसिज्म में। हमारा जो फॉर्मलिज्म है विच इज ओरिजिनली नोन बाय द नेम ऑफ रशियन फॉर्मलिज्म, ये आपका 1920s, दोनों ही आपके 20th सेंचुरी में आते हैं, लगभग आसपास आते हैं 1920s एंड 1930s। तो थोड़ा बहुत ये दोनों कहीं ना कहीं ओवरलैप करते हैं। ये आपका आता है बेटा रशिया में, ठीक है। 20th सेंचुरी में आने वाले ये दोनों ही चीजें हैं जो आपके न्यू क्रिटिसिज्म या फिर ये जो फॉर्मलिज्म मेन अगर हम लोग बोले उसके बारे में बात करती है। तो अगर हम लोग बात करें तो फॉर्मलिज्म हमारी जो एक कॉन्सेप्ट है ये मेन है। एंड आप बोल सकते हो कि बाकी आपका न्यू क्रिटिसिज्म एंड आपका फॉर्मलिज्म या रशियन फॉर्मलिज्म इसके दो बच्चे हैं, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए क्योंकि हमारा आज का जो वीडियो है वो है हमारा फॉर्मलिज्म के ऊपर, तो हम लोग उसी के ही बारे में बात करेंगे। न्यू क्रिटिसिज्म में हम लोग ने जिस तरीके से देखा कि वहां पे बोला जाता है कि भाई आप एक टेक्स्ट को पकड़िए एंड उसकी आप क्लोज एनालिसिस करिए, उसके ऑथर को आप जाइए भूल, उसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी आप क्लोज एनालिसिस करिए। ये हम लोग ने न्यू क्रिटिसिज्म में बहुत अच्छी तरीके से देखा था। आपके जो न्यू क्रिटिक्स थे वो आपके फॉर्म प्लस आपके कंटेंट, इन दोनों को इंपॉर्टेंट मानते थे। पर हमारे जो फॉर्मलिस्ट हैं वो बड़े कट्टर किस्म के हैं। वो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्म पे ध्यान देंगे और किसी पे भी हम लोग ध्यान नहीं देंगे। फॉर्म का मतलब एक पर्टिकुलर आपकी पोएट्री में, ये भी आप जान लीजिए कि आपके जो फॉर्मलिस्ट हैं वो आपके प्रोज को ज्यादा प्रेफर ना करके ज्यादा से ज्यादा आपका जो एम्फेसिस है पोएट्री के ऊपर देते हैं, पोएम को एनालाइज करते हैं एंड सारी चीजें पोएट्री को लेके वो लोग देखते हैं एंड समझते हैं। पोएट्री में आपके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं, क्या उस पर्टिकुलर पोएम का स्ट्रक्चर है, कितनी लाइंस हैं, किस तरीके से राइम एंड मीटर का इस्तेमाल किया गया है, पोएम आपकी नरेटिव है या फिर डिस्क्रिप्टिव है, किस टाइप की है, मतलब जितनी भी चीजें आप बोल सकते हैं जो पोएट्री के अंदर है, उसके शब्दों में है, सिर्फ और सिर्फ ये लोग उसको डील करते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होते हैं अपने फॉर्म को लेके। कंटेंट आपका क्या इंटरप्रेट कर रहा है, क्या उसका मतलब है, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, फर्क है, डिसिमिलैरिटी है दोनों के बीच में, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। कब इसका ओरिजिन हुआ, कहां पे हुआ, क्या ये फॉलो करते हैं एंड कौन इनके राइटर्स हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी न्यू क्रिटिक्स के सारे इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड राइटर्स आपको बताए थे। बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट, लिटरेरी थ्योरी के जब क्वेश्चंस आने लगे थे नए नए, तो सबसे पहले आपसे पूछे जाते थे सिर्फ उनके राइटर्स के नाम कि कौन किससे एसोसिएटेड है। एंड ये क्वेश्चंस बेटा आज भी पूछे जाते हैं, विच आई विल शो यू अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन साथ में करो, कुछ भी आपका बचने वाला नहीं है। आपको लर्न कर लेने हैं ये चारों नाम। इसमें आपके चार ही राइटर्स हैं, मेजर राइटर्स जो एसोसिएटेड है। आपके विक्टर स्लोवास्की, देन बोरिस आइकेनबॉम, यूरी टिन्यानोव एंड रोमन जैकोब्सन। अब इनका एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है वो है याकोब्सन, क्योंकि हमारे रशिया में ना ट को त बुलाया जाता है तो उसके हिसाब से विक्टोर इनका नाम निकलेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि यूजीसी ने थैंकफुली हम लोग से प्रोनाउंसिएशन वाले क्वेश्चंस नहीं पूछता है, तो आप इनके प्रोनाउंसिएशन को लर्न करने के लिए अपने दिमाग में जोर मत डालिए। ऑलरेडी हमारे पास थ्योरी है इनके इतनी सारी जिनको हम लोग को पढ़ना होता है। ये नाम याद कर लो, इससे क्वेश्चन आया है विच आई विल शो यू। इसको कर लेने के बाद हम लोग डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस को ऐसे हवा हवा में नहीं देखेंगे कि आंसर देखा आगे बढ़ गए। हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल है, एंड आपके अगर एग्जाम में आता है तो आप उसको कैसे डील करोगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरेटिकल मूवमेंट्स claimed that
The device is the only hero of literature। आपकी इतनी सारी थ्योरीज हैं, उसमें से पूछा गया है कि कौन सी ऐसी थ्योरी है जो ये मानती है कि आपके एक पर्टिकुलर वर्क का जो डिवाइस है, डिवाइस माने कि लिटरेरी डिवाइसेस जो उसके अंदर यूज किए गए हैं, वही उसका एक्चुअल हीरो है उस पर्टिकुलर टेक्स्ट का। तो ये है हमारे रशियन फॉर्मुलिस्ट, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इनका पूरा फोकस होता है आपके फॉर्म के ऊपर, एंड फॉर्म के अंदर जितनी भी चीजें आ जाती हैं, एलिमेंट्स ऑफ अ पोएट्री, लिटरेरी डिवाइसेस, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज दैट यू आर यूजिंग, जॉनरा, एवरीथिंग, उसको ये बहुत ज्यादा पर्टिकुलरिटी में लेते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, ये आपका रिसेंटली आया हुआ पीवाईक्यू है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मैंने तो नहीं देखे हैं पूरे इंग्लिश लिटरेचर की फील्ड में किसी टीचर को कराते हुए। इजी इजी क्वेश्चंस वो आपको करा देते हैं, आपको खुश कर देते हैं, आपको कभी नहीं पता लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। नंबर वन रीजन कि ये क्वेश्चंस को डिसिफर करना कठिन होता है, एंड इजी क्वेश्चंस को करा के आपको मतलब भगा देना ज्यादा आसान है, क्योंकि नहीं तो आप बोलोगे ना कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप मुझे क्या पढ़ा रहे हो। ऐसे क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज में आ रहे हैं। अगर आप स्टार्टिंग से मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो यू विल नो कि मैं एमसीक्यूज को टच भी नहीं करती, चाहे क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो, आई एम गोइंग टू ब्रिंग दैट फॉर यू। ध्यान से इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, एंड वीडियो रोक के अपना आंसर अपने माइंड में आप सेट कर लीजिएगा, एंड फिर मेरा आंसर आप देखिएगा। क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। देयर आर 4 मॉडल्स ऑफ रिलेटिंग लिटरेचर टू हिस्ट्री। 4 मॉडल्स होते हैं जो आपके लिटरेचर को हिस्ट्री से रिलेट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद फॉर्मलिज्म। इन चारों को आपको पढ़ के बताना है कि आपका कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज्यादा फिट बैठेगा फॉर्मलिज्म पे। तो आपका आंसर है, पहले आप वीडियो रोक के अपना आंसर पूरा आराम से पढ़ लीजिएगा, तभी आंसर को देखिएगा, ठीक है। आंसर है आपका पॉइंट नंबर 1, लिटरेरी टेक्स्ट आर यूनिवर्सल एंड ट्रांसेंड हिस्ट्री। ये जो पॉइंट है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आप किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को उठा के देखेंगे वो यूनिवर्सल होता है। मतलब कि अगर आप शेक्सपियर के वर्क को उठा के देखेंगे, आप उसके किसी कैरेक्टर को देखेंगे जो लिखा हुआ है कि ये कैरेक्टर है, तो वो आपको रिलेट करेगा। मैकबेथ की भी कुछ परेशानियां आपसे रिलेट करेंगी, देन किंग लियर की भी कुछ एम्बिशंस आपसे रिलेट करेंगे, देन आपके और भी हैमलेट को देखेंगे तो इनडिसिसिवनेस भी हम लोग एक नॉर्मल इंसान के अंदर देखते हैं। तो आपका जो लिटरेचर होता है यूनिवर्सल होता है, हर इंसान से वो रिलेट कर लेता है, एंड इट ट्रांसेंड्स हिस्ट्री। आप किसी भी टेक्स्ट को उठा के देखेंगे तो वो पूरी तरीके से अपनी एरा का फील देगा। आप शेक्सपियर के वर्क को उठा के देखिए, एलिजाबेथन एरा का बहुत मस्त आपको फील आएगा। आप टी.एस. इलियट को उठा के देखेंगे तो मॉडर्न एरा का फ्रैगमेंटेड स्टाइल का फील आने वाला है। अगर आप विक्टोरियन एरा के चार्ल्स डिकेंस के वर्क को देखेंगे तो आपको उस टाइम पे आए हुए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उसके जो एक्सप्लॉयटेटिव इफेक्ट्स है वो उनके वर्क में देखने को मिलेंगे। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि आपका जो लिटरेरी टेक्स्ट होता है वो हिस्ट्री अपने जिस एरा से एसोसिएटेड होता है उसको ट्रांसेंड करता है, शो करता है। लेकिन the historical context of their production and reception has no bearing on the literary work, which is aesthetically autonomous, having its own laws, being a world onto itself। अब ये बात थोड़ी सी आपको कड़वी लगेगी पर ये सच है। मुझे इस बारे में मतलब इसको बोलते हुए कुछ लोग बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, अपना काम चला लेते हैं, व्यूज ले आते हैं, बट आई डोंट वांट टू डू दैट। इन क्वेश्चंस को देख के ना जो बच्चे कुछ ऐसे होते हैं ना कि उनको परेशान हो जाते हैं, वो वीडियो को छोड़ के भाग जाएंगे, कहेंगे नहीं 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 हमें ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब नहीं आता है, एंड वो छोटे छोटे क्वेश्चंस में खुश है। पर ये है लेवल आपके यूजीसी नेट का। जो बच्चा इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकता है, यू आर नेवर गोइंग टू पास यूजीसी नेट। अगर आपके अंदर समझने की स्किल है कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड आई एम गोइंग टू अप माय लेवल, में उस हिसाब की तैयारी करूंगा या करूंगी, तो ट्रस्ट में आपका यूजीसी नेट निकल जाएगा, बिकॉज अप्रोच मैटर करती है आपकी। तो यहां पे बता दिया गया है कि हिस्ट्री का, उसके रिसेप्शन का एंड उसके ऑथर के काम से कोई रेफरेंस नहीं है। आपका फॉर्मलिज्म मानता है कि आपका जो एक टेक्स्ट है उसके अपने खुद के लॉज हैं, रूल्स हैं जो वो फॉलो करके अपना काम चला सकता है। तो ये इसका मतलब था, एंड फॉर्मलिज्म इसी चीज को मानता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद रशियन फॉर्मलिज्म। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के 4 राइटर्स के नाम दिखाए थे, अगर आपने उसको लर्न कर लिया तो भी आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखो भाई, यूजीसी नेट में आंसर्स तक पहुंचने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आपको सही आंसर आना चाहिए, पर अगर आपको सही आंसर नहीं आता है तो आपको गलत आंसर को
एलिमिनेट करना आना चाहिए। अगर आपको ये याद है कि भाई मैंने पढ़े थे, मैम ने बताए थे, मैंने रट लिए थे कि ये 4 ही हमारे फॉर्मलिज्म के राइटर हैं, तो आपको आसानी से दिख जाएगा कि जॉर्जस पाउलेट जो आपके एक क्रिटिक है वो इसका पार्ट नहीं है। अब जब मेरा कोर्स फुल आएगा तो मैं उसके अंदर ये भी आपको डिटेल में बताऊंगी कि जॉर्जस पाउलेट कौन थे, वो किस तरीके से फॉर्मलिज्म को हेट करते थे एंड क्रिटिसाइज किया था। वेरी सून यू आर गोइंग टू सी माय कंप्लीट कोर्स ऑन लिटरेरी थ्योरी। अभी के लिए आपके लिए ये आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग थ्योरिस्ट होल्ड्स दैट मेटाफर एंड मेटोनिमी आर टू फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज। अगर आप फॉर्मलिज्म पढ़ रहे हो तो आप लिटरेरी डिवाइसेस, क्योंकि हीरो है हमारे इस पर्टिकुलर थ्योरी का, बहुत सारी ऐसी चीजें देखने वाले हो। कौन से ऐसे राइटर ने मेटाफर एंड मेटोनिमी का जो कॉन्सेप्ट है वो बताया है और ये बोला है कि एक लैंग्वेज में ये दो चीजें फंडामेंटल होती हैं। मेटाफर आपको पता होगा कि दो इनडायरेक्ट चीजों के बीच में, सिमिलर चीजों के बीच में कंपैरिजन बिठाता है। मेटोनिमी क्या करता है कि एक ओवरऑल चीज के कंपैरिजन में आपका एक सिमिलर वर्ड को लेके आ जाता है जो उससे एसोसिएट करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं द क्राउन इज अबाउट टू कम। अब क्राउन जो है, वो मुकुट जो है, वो खुद चल के नहीं आ रहा है, कहने का मतलब राजा या रानी या मुनार्की आपकी आ रही है। द व्हाइट हाउस इशूड अ स्टेटमेंट, तो व्हाइट हाउस ने नहीं आपका इशू किया है स्टेटमेंट, आपके वहां के बैठे हुए जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो अथॉरिटी है, उन्होंने किया है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है मेटोनिमी का। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है दिया है रोमन याकोब्सन ने, एंड इनकी मेटाफर एंड मेटोनिमी वाली थ्योरी से सिमिलैरिटी एंड कॉन्टिन्यूटी डिसऑर्डर भी आपको देखने को मिलेगा। इनकी कई सारी थ्योरीज हैं जो मैं अपने फुल कोर्स में कवर करने वाली हूं, जिन इनका पैराडिग्मेटिक एंड सिंटैग्मेटिक थ्योरी है इनकी, देन इनकी लैंग्वेज टाइपोलॉजी है, एवरीथिंग इन डिटेल आई एम गोइंग टू कवर ओवर देयर। यहाँ पे आपका आंसर है कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, आपके मेटाफर एंड मेटोनिमी का कॉन्सेप्ट दिया है आपके रोमन याकोब्सन ने, ठीक है। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कर देना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगेन यू हैव सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन क्लियरली सी कि आपके कोई छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फुल अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। एंड इसको भी ये मत समझना कि ये कठिन है, जिसको थ्योरी अच्छे से पता है वो तुरंत इसको कर ले जाएगा, ठीक है। Which one of the following statements by Roman Jakobson is true about metaphor and metonymy? मैंने आपको जैसा बताया कि metaphor and metonymy आपका जुड़ा हुआ है सिमिलैरिटी एंड आपके कॉन्टिन्यूटी डिसऑर्डर के ऊपर। तो आपके जो रोमन याकोब्सन थे बेटा, अपना एक वर्क लिखा है उन्होंने, टू एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज एंड टू टाइप्स ऑफ अफेजिक डिस्टर्बेंसेस। आपके रोमन याकोब्सन कुछ डिस्टर्ब एंड अफेजिक पीपल के साथ काम कर रहे थे एंड उनके साथ काम करते करते डिसेबल्ड पीपल के साथ उन्होंने जाना कि आपके कुछ ही टाइप के डिस्टर्बेंसेस हैं लैंग्वेज वाइज जो लोगों को प्रॉब्लम आती हैं। एक तो है मेटाफर को लेके कि एक जैसे शब्दों को वो समझ नहीं पाते हैं, कहने का मतलब कि सिमिलर शब्दों को समझ नहीं पाते हैं। एंड देन आपके मेटोनिमिकल जो प्रॉब्लम होती है कि एक बड़ी चीज से एक छोटी चीज एसोसिएटेड है, वो इसमें समझ नहीं पाते हैं, ये डिस्टर्बेंसेस है उनकी। तो आंसर है आपका मेटाफर इज एलियन टू सिमिलैरिटी डिसऑर्डर, देन आपका मेटोनिमी इज सिमिलर टू कॉन्टिन्यूटी डिसऑर्डर। बहुत ही ब्यूटीफुली मैं आपको इसकी फुल थ्योरी अपने फुल कोर्स में पढ़ाने वाली हूं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। फेवरेट क्वेश्चन है आपके लिटरेरी थ्योरी का, मैंने ये क्वेश्चंस उठाया था ऐसे टाइप का न्यू क्रिटिसिज्म वाले वीडियो के भी अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि लिटरेरी थ्योरी आपका एक थोड़ा सा नया एक ट्रेंड चला है जिससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 4 राइटर्स के नेम दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि या तो वो कौन सी थ्योरी से एसोसिएटेड है या फिर आपसे पूछा जाता है कि उनके कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। तो आपको रोमन याकोब्सन यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। मैंने अभी अभी एक नाम लिया, टू एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज एंड टू टाइप्स ऑफ अफेजिक डिस्टर्बेंसेस। देन हमारे फर्डिनेंड de Saussure है, एडवर्ड सपीर है, जैक्स डेरिडा है। आगे भी आपकी जो सीरीज चलेगी उनमें इन सबके नाम और सारे इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स आप देखने वाले हो। अगर आपने अभी भी लिटरेरी थ्योरी को अच्छे से नहीं किया है तो इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू आप एटलीस्ट इनको रट लो, आएगा तो आपको क्लिक कर जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एंड विद दैट वी हैव कम टू एन एंड। आपके फॉर्मलिज्म से क्वेश्चंस तो आए हैं बट इसमें कवर करना तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे लिटरेरी थ्योरी के सारे क्वेश्चंस लगाने हैं इसी तरीके से विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, की बीच में ब्रिटिश लिटरेचर का क्वेश्चन आ रहा है, इंग्लिश इन इंडिया का क्वेश्चन आ रहा है, आपको कॉन्सेंट्रेट होके एक सिंगुलर जो सेक्शन है आपके इंग्लिश लिटरेचर का वो लगाना है, तो मेरे इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। काफी सारे बच्चों ने इनको अवेल किया है एंड उनकी तैयारी आप लोग से कहीं ज्यादा अच्छी हो गई है, क्योंकि आपके इन क्वेश्चंस के नीचे मिल जाती है आपको एक लास्ट में
टेस्टिंग एनालिसिस कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने नहीं हुए, कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें आप कमजोर हो, ये सारी चीजें आपको एनटीए नेट के इंटरफेस में मिल जाती हैं। एंड ये जो सेग्रीगेटेड क्वेश्चन है अपने आप में ही एक बहुत ही यूनिक चीज है। तो प्लीज अगर आपने अभी तक इसको अवेल नहीं किया है तो आप इसको अवेल करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मेरे यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स तो देखते ही हैं, पर मेरी और भी बहुत सारी फ्री सर्विसेज अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका अगेन आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे बच्चे करते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट काइंड ऑफ चैट्स, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन हो जाता है। देन पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के कई महीनों से बच्चों को मिल रहे हैं पीवाईक्यूज के सेट, ये फ्री हैं। पोल्स मिल रहे हैं जो उनकी मदद करते हैं एग्जाम में और अच्छी तैयारी करने में। एंड ट्रस्ट मी दिस इज मेकिंग अ डिफरेंस इन देयर पढ़ाई की प्रिपरेशन में। तो आप जरूर से इन फ्री चीजों को अवेल करिए भाई, ये आपके लिए फ्री हैं। अगर इन चीजों को भी आप अवेल करने में एफर्ट्स नहीं करते हो देन यू आर मिसिंग आउट समथिंग वेरी वेरी ग्रेट। सो आई होप आपको मेरी ये पूरी थ्योरी, ये इनिशिएटिव, सारे क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर आप इसी तरीके से पढ़ना चाहते हो सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऑल्सो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एंड आप मुझसे जुड़े रहें, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कितनी मदद मिलती है इन वीडियोस को देखने के बाद एंड आप और क्या क्या नए वीडियोस देखना चाहते हो। आपके जो सजेशंस होंगे उन पे काम किया जाएगा और आपके लिए नया वीडियो लाया जाएगा। सो आई एम गोइंग टू टेक योर लीव, आई विल मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर थ्योरी and in yet another beautiful video. Up till then, bye and take care.